नमस्कार बच्चों। बच्चों, कल के वीडियो में हम एक समान गति एवं असमान गति के बारे में हमने समझा और उस टॉपिक में हमने एक समान गति, असमान गति, इन दोनों को भिन्न भिन्न तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। बच्चों, उसी क्रम में अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं। आइए बच्चों, हम समझते हैं कि चाल क्या होती है। इम्तिहान में ये भी पूछ लेते हैं कि चाल से आप क्या समझते हैं या औसत चाल से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, इसमें चाल और औसत चाल दोनों को ही हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, पहला टॉपिक आज का चाल। बच्चों, यदि गति की दर का मापन किया जाए, यदि हम गति की जो दर है यानी गति करने की जो दर अगर हम निकालें तो उसका जो मापन है वो बच्चों चाल कहलाता है। यानी वस्तु की चाल को उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग दे दिया जाए। यानी वस्तु की चाल को निकालने के लिए उस वस्तु के द्वारा जो दूरी चली जा रही है उस दूरी को समय से हम भाग दे दें तो हमको चाल प्राप्त हो जाती है। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। बच्चों, चाल एक अदिश राशि है और इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, ये दिशा रहित होती है और चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों, जैसा कि सूत्र में चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय, तो दूरी का जो मात्रक है वो मीटर बटे और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक बन जाएगा मीटर बटे सेकंड, जिसे हम मीटर प्रति सेकंड कह सकते हैं। यदि कोई वस्तु असमान गति से विचरण कर रही हो तो उस स्थिति में जो वस्तु की औसत चाल निकाली जाती है वो इस तरीके से हम निकालेंगे कि जो कुल चली गई दूरियां होती हैं उनको हम जोड़ लेते हैं और उनमें अलग अलग जो समय लगे होते हैं हम उनको जोड़ लेते हैं, तो हमको औसत चाल प्राप्त हो जाती है। तो बच्चों, इसी संदर्भ में एक छोटा सा प्रश्न हम लेते हैं कि किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर दर जो है प्रति घंटे में करें। यदि वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरा करती हो तब। कहने का अभिप्राय मेरा ये है बच्चों, इस प्रश्न में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी प्रश्न के अंदर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो तो उसे मीटर प्रति सेकंड में हम कैसे बदलेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड में दी हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटे में हम किस प्रकार से बदलते हैं। बच्चों, जैसा कि इस प्रश्न में दिया है कि 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरी करती है, तो पहले तो हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है बच्चों 40 और समय लगा 5 घंटे, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की और इसमें निकल के आती है। बच्चों, अगर हम इस 40/5 को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 40 किलोमीटर हैं और बच्चों इसमें मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, यानी 40 गुणा 1000 बटे 5 इसमें घंटे हैं, तो 5 गुणा 60 और गुणा 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो इसको इस तरीके से हम सेकंड हमको बनाने हैं, तो 5 गुणा 60 गुणा 60 यानी 5 गुणा 3600। अगर इसको बच्चों हम हल करते हैं तो इसका उत्तर आ जाता है 2.22 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों, ये नीचे मैंने जो लिखा है नोट्स में कि रूपांतरण कारक, यानी डायरेक्टली वैसे तो हम 1000 बटे 60 गुणा 60 का गुणा करते हैं अगर हमें कोई राशि किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो हम 1000 बटे 60 गुणा 60 अगर इसको हम हल कर लें तो ये मान आता है बच्चों 5/18। तो यदि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हमको दी हुई है तो उसमें 5/18 से हम गुणा कर दें तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से बच्चों, यदि कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में और हमें उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो ठीक इसका उल्टा, यानी 18/5 का हम गुणा कर देंगे
तो ये जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी बच्चों। तो इसी तरीके से जो चाल 18/5 का गुणा करने पे किलोमीटर प्रति घंटे में ये कन्वर्ट हो जाती है। बच्चों अब इसी क्रम में आगे हम समझेंगे वेग को। तो आइए चलिए हम वेग को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों अब हम समझते हैं वेग को कि वेग क्या होता है। यदि दिशा के साथ चाल का मापन किया जाए तो बच्चों यह वेग कहा जाता है, इसको वेग कहते हैं। यदि हम दिशा के साथ चाल का मापन करें तो उसे हम वेग कह सकते हैं। बच्चों वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि होती है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं और किसी रेखीय गति में औसत वेग की जो गणना है वो औसत चाल के अनुरूप होती है। और जो औसत वेग होगा बच्चों वो कुल विस्थापन और बटे कुल समय, या तो कहिए कि कुल विस्थापन जैसे हम निकाल रहे हैं तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग और प्लस अंतिम वेग और बटा 2। तो बच्चों इस तरीके से जो एवरेज जो वेलोसिटी है यानी औसत जो वेग है उसको हम u + v/2 भी कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने वेग को समझा और इसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। बच्चों इसी से रिलेटेड एक प्रश्न हम लेते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में तय करती है। कोई गाड़ी सड़क पर चल रही है मान लीजिए और वो पहले 20 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लेती है, फिर अगले 40 किलोमीटर चलने में वो 2 घंटे लेती है और अंत में 30 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में पूरा करती है। कहने का अभिप्राय ये बच्चों, सवाल को ऐसे समझें, मान लीजिए कि आप एक गाड़ी में सवार होकर के चल रहे हैं। पहले 20 किलोमीटर की दूरी आपने 1 घंटे में तय कर ली, उससे आगे फिर 40 किलोमीटर की दूरी आपने फिर दूसरे यानी घंटे में, अर्थात 1 घंटा और आपको लगा। अगले 1 घंटे यानी 40 किलोमीटर की दूरी भी आपने 1 घंटे में तय की और फिर उससे आगे 30 किलोमीटर की दूरी भी आपने 1 घंटे में की। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको घंटे लगे कुल 3। कितने घंटे लगे? 3। और दूरी आपने चली 20 + 40 और प्लस 30। तो बच्चों औसत चाल जब हम निकालेंगे तो कुल दूरी बटे कुल समय यानी 20 + 40 + 30/3, क्योंकि घंटे लगे हैं आपको 3 यानी 1 + 1 + 1 तो 90/3। तो औसत चाल जो निकल के आएगी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की निकल के आएगी। बच्चों हम त्वरण को पहले भी समझ चुके हैं और फिर मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है त्वरण, क्योंकि अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है कि त्वरण से आप क्या समझते हैं। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। और यदि इसकी यूनिट निकालें, इसकी इकाई हम निकालें, इसका मात्रक हम निकालें तो वो आएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वेग में परिवर्तन तो वेग में भी मीटर बटे सेकंड हो गया, तो मीटर बटे सेकंड और फिर नीचे समय तो मीटर बटे सेकंड यानी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका बेटा मात्रक निकल के आया। तो हमने वेग को और त्वरण को यहाँ समझा और एक छोटे से एक न्यूमेरिकल प्रश्न को भी हमने यहाँ पर समझा है। बच्चों आगे हम कुछ गति के जो ग्राफीय प्रदर्शन हैं और उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं कि गति का जो ग्राफीय प्रदर्शन है, सबसे पहले हम दूरी और समय के ग्राफ को समान गति के लिए हम देखते हैं। यदि बच्चों इसमें हम
एक्स अक्ष पर हमने समय लिया है और वाई अक्ष पर हमने दूरी को लिया है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जितना समय चल रहा है और उसके अनुरूप उतनी ही दूरी जो है तय की जा रही है, या हम ये कह सकते हैं इसमें कि वस्तु का जो चाल है, जो वेग है उसकी, वो बिल्कुल कांस्टेंट रेट से चल रही है, अर्थात एक सीधी रेखा हमको प्राप्त हो रही है। और बच्चों ये सीधी रेखा एक समान चाल या वेग की हमको जानकारी देती है बच्चों। और इस दशा में अगर हमें वेग ज्ञात करना है तो S2 माइनस S1 यानी पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई दूरी का जो डिफरेंस है, और बटे T1 माइनस T2 जो समय का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम इसका वेग ज्ञात कर सकते हैं एक ग्राफ निरूपण की सहायता से बच्चों। और इसी क्रम में एक दूसरा दूरी समय ग्राफ हम लेते हैं जिसमें गति जो है असमान हमको दिखाई दे रही है। इसमें भी एक्स अक्ष पर हमने समय को लिया है और वाई अक्ष पर हमने दूरी को लिया है। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हो कि एक वक्र बन रहा है और ये वक्र हमको ये बता रहा है कि इसकी जो ढाल है वो लगातार बढ़ रही है। तो जब ढाल लगातार बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि गति जो है त्वरित गति यानी है, और इस अवस्था में ये ढाल का लगातार बढ़ना त्वरित गति को हमें समझाता है। दूसरे चित्र में बच्चों ये भी ढाल है, लेकिन यहाँ पर ढाल घटता हुआ है, और यदि ढाल घट रहा है तो हम कहते हैं कि त्वरण में कमी हो रही है, यानी ऋणात्मक त्वरण हो रहा है अथवा तो मंदन हो रहा है। तो इस अवस्था में ये मंदित गति को प्रदर्शित करता है बच्चों। तो इस तरीके से आपने इसमें कुछ ग्राफों को, जो दूरी और समय के जो ग्राफ थे समान गति और असमान गति के लिए, इनको आपने समझा। और इसी क्रम में अब हम कुछ और दूरी समय ग्राफ लेंगे जो विरामावस्था के लिए होंगे। तो बच्चों देखिए, आप उसको हम समझने का प्रयास करते हैं अगले पेज पर। बच्चों इसी क्रम में एक दूरी समय ग्राफ जो विरामावस्था के लिए है, इसमें भी एक्स अक्ष पे हमने समय को लिया है, वाई अक्ष पर हमने दूरी को लिया है, जिसको हमने एस से इंगित किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि T1 पे S1 और T2 समय पर S2 दूरी है। तो ये जो दूरी है वो आपको दिखाई दे रही है कि इसमें एक स्थिरता नज़र आ रही है, विराम की अवस्था है इसमें। तो यहाँ पर जब हम वेलोसिटी का यानी वेग का मान निकालेंगे तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 होगा। चूँकि बच्चों यहाँ कोई दूरी है ही नहीं, क्योंकि दूरी तो इसमें विराम की अवस्था है, तो इसलिए S2 माइनस S1 का जो मान है वो शून्य है, इसलिए इसमें वेग भी इसमें शून्य निकल के आता है। v इक्वल टू 0 अपॉन T2 माइनस T1 बराबर शून्य। तो इस तरीके से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं। और ऐसा ही एक दूसरा ग्राफ है जो वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ में एक्स अक्ष पर भी समय ले लिया है हमने और वाई अक्ष पर वेग को ले लिया है। और ऊपर के ग्राफ की तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो वेग है वो समान गति का है। तो इसमें v2 और जो v1 है वो आपस में बराबर हैं। तो जो v2 माइनस v1 का जो वैल्यू है वो शून्य निकल के आएगा, और इसलिए यहाँ पर जो त्वरण का मान है बच्चों वो शून्य निकल के आएगा। और इससे अगला जो चित्र है वो वेग समय ग्राफ है असमान गति के लिए। तो उसमें आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पे समय और वाई अक्ष पर जो वेग हमने लिया है, तो उसमें एक सीधी रेखा हमको दिखाई दे रही है जो त्वरण को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर बच्चों जो त्वरण है वो धनात्मक त्वरण होगा। तो इस तरीके से इन ग्राफों को हमने बच्चों समझा, और इसी में हम आगे अब कुछ गति के समीकरणों के बारे में और समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों जो गति के समीकरण हैं वो 3 समीकरण हैं, जिनको हम प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण के नाम से जानते हैं बच्चों। जिसमें पहला जो समीकरण है बच्चों v बराबर u प्लस at। अगर इस समीकरण में हम देखें बच्चों तो जो v है वो अंतिम वेलोसिटी यानी अंतिम वेग कहलाता है, और u के द्वारा हम बच्चों प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करते हैं।
और ए जो है वो एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, और टी बच्चों टाइम यानी समय है। बच्चों द्वितीय जो समीकरण है वो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर है, जिसमें एस दूरी या विस्थापन होता है। और तीसरी जो समीकरण है बच्चों वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, इसमें भी v जो है वो अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, और s बच्चों वस्तु के द्वारा चली गई जो दूरी है वो है। तो ये तीन समीकरण हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों आगे की कक्षाओं में जब हम चलेंगे तो इसके निरूपण के बारे में भी हम और विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ पर बच्चों आप जो है ये गति के समीकरणों को आप याद कर लें कि पहला और दूसरा तीसरा समीकरण कौन सा है, क्योंकि इनके ऊपर छोटे से संख्यात्मक प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं बच्चों। और इसी में एक टॉपिक और लेते हैं बच्चों हम कि एक समान जो वृत्तीय गति है वो क्या होती है। बच्चों यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ में, वृत्ताकार पथ में अगर एक समान गति से गति कर रही हो, विचरण कर रही हो, तो ऐसी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। बच्चों एक समान वृत्तीय गति में चाल में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन उसके वेग में बदलाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वेग की दिशा में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए। तो बच्चों इस तरीके से एक समान वृत्तीय गति को भी आप समझ लेंगे, याद कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर है बच्चों उसमें इतना ही हमको करना है, और इसकी एक PDF फाइल बना करके मैं आपको और भेज दूंगा। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से भौतिक विज्ञान का ये जो पहला पार्ट है बच्चों वो पूरा होता है, और इसे भी आप क्लियर कर लेंगे। बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि अलग अलग से कोई कॉपी आपको नहीं बनानी है कि भौतिक विज्ञान के लिए अलग, रसायन के लिए अलग, जीव विज्ञान के लिए अलग। एक ही कॉपी में आपको ये काम करना है। जैसे जैसे हम आपको कराते जा रहे हैं आप वैसे वैसे आप एक तरफ से उतारते चले जाइए, क्योंकि इसमें मैं आपको पहले जो चैप्टर थे रसायन विज्ञान के 2 चैप्टर आपको पहले मैं करा चुका हूँ, और ये अब आपका एक चैप्टर आपका भौतिक विज्ञान का भी हो गया है। तो ये तीनों चैप्टर आप जो है एक तरफ से उतार लेंगे, और उसके बाद फिर हम अगला जो चैप्टर लेंगे उसके बारे में फिर हम आपको आगे बताएंगे। और बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियोज़ को ढंग से देखें, समझें, और साथ के साथ कॉपी में उतारते जाएं, और इनको ढंग से बच्चों याद कर लें। नमस्कार बच्चों।